हाँ, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी। ये क्या है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसी का यूज करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। किसी दो का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड कैसे करना है? मास दिया रहा है तो मोलर मास से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ मोल्स है तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, और नॉर्मेलिटी गिवन है तो ये गिवन होगा तो ये तीनों फॉर्मूला याद कर लेना, बस ये तीन फॉर्मूला से सब हो जाएगा। वॉल्यूम, हाँ नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यही आएगा ना। वॉल्यूम किस में आता है? इन लीटर रहता है, तब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आता है। इसी तीन फॉर्मूला के यूज करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करने के लिए। तो टाइट्रेशन में होता क्या है कि एक का कंसेंट्रेशन मालूम है, तुम्हें दूसरे का कंसेंट्रेशन बताना होता है। तो या मान लो एसिड का कंसेंट्रेशन मालूम है तो बेस का कैसे बताओगे? तो दोनों को टाइट्रेट करेंगे तो दोनों क्या होंगे? कहीं ना कहीं जाके न्यूट्रलाइज तो होगा, एसिड पे बेस डालते जाओगे न्यूट्रलाइज होगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यही होगा ना। तो दोनों का N1V1 विल बी इक्वल टू N2V2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूजुअली N1V1 इक्वल टू N2V2 से आ जाएगा। देखो नोट्स में क्या दिया हुआ? प्राइमरी स्टैंडर्ड एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म और ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? प्योर फॉर्म एग्जिस्ट करता है और ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, यही है ना। मतलब वो ज्यादा ये नहीं होता, प्योर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, अ, उसको ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्ट नहीं करता या मॉइस्चर का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो अपना मेंटेन रखता है। नॉट रिएक्टेड और कंबाइंड विद द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ये दिया हुआ है ना। इसका इक्विवेलेंट मास विल बी हायर, हायर इक्विवेलेंट मास। उसके बाद एक एक्यूरेट वेट ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड डिसॉल्व इन, डाउट से कुछ डाउट्स बाद में बताता हूँ, रुक जाओ, पर लेक्चर फ्लो जाने दो, फिर जो भी डाउट है लिखते जाओ, मैं एक साथ देख के बताऊंगा। एक्यूरेट वेट ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन। वही हुआ जैसे K2Cr2O7, इसको डिसॉल्व करके एक कंसेंट्रेशन बना के रख लो। अब उससे क्या हो गया? यूज टू स्टैंडर्डाइज अदर सब्सटेंसेस। इसके नोट्स जो कल मैंने भेजा था उसी से मैं बता रहा हूँ। इससे तुम दूसरे का कंसेंट्रेशन बता सकते हो। अब क्या हो गया कि जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड वाला हो गया, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जब टाइट्रेशन ओवर होगा विल बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस व्हाट एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट, जहां पे तुमने लैब में किया हो तो इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता होगा, वो बताता होगा कि हाँ न्यूट्रलाइज हो चुका है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड N1V1 विल बी इक्वल टू N2V2, ऐसे करोगे। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? वो 100% प्योर नहीं होते जैसे KMnO4 KOH, तो रिएक्टिव होते हैं। KOH CO2 से रिएक्ट कर जाएगा, KMnO4 भी ऑक्सीडाइज रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो खैर इससे कुछ नहीं आएगा, हम लोग को न्यूमेरिकल करना है N1V1 इक्वल टू N2V2। नेक्स्ट पे देखो, उसने बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए लिया है यहाँ पे, है ना, और सॉल्यूशन ऑफ बी नीचे रखा हुआ है। ए से बी में पुट करते जाओ, ये डायग्राम बनाया हुआ ना यहाँ से। ये सॉल्यूशन ऑफ बी और ये क्या हो गया? सॉल्यूशन ऑफ ए। सॉल्यूशन ऑफ बी और सॉल्यूशन ऑफ ए में क्या होगा? जब ये जाएगा तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो एट इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होने वाला है? एट इक्विवेलेंट पॉइंट दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होगा। तो तुम इक्विवेलेंट करो या मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी। इसका N1V1 होगा तो ये N2V2। सिंपली ये फॉर्मूला पुट करना है, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इससे, राइट। अब नॉर्मलिटी ना देके मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी गिवन है तो तुम्हें उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो वो नॉर्मेलिटी हो गया। ये N2M2V2 इससे होगा ना, इफ मोलैरिटी इज गिवन। या फिर दूसरा हो गया कि
एक का मास दिया हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। दूसरे का भी मास दिया हुआ है तो इसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करो, ऐसे होगा। या हो सकता है कि एक का मास गिवन हो और दूसरे का नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी गिवन है तो इसको एनवी से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा यही होगा ना। हाँ। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलो तो लिख ही दो। क्वेश्चन हो गया 50 ml of 0.1 molar H2SO4 neutralizes सॉरी वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं, VmL of NaOH। NaOH का भी कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, VmL of 0.5 molar NaOH। calculate the value of V। हाँ तो देखो इसको क्या करेंगे, क्या आंसर आ रहा है फिर देख लो। ओके तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करेंगे हम लोग। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करने में क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of H2SO4 will be number of equivalent of NaOH। इसका क्या था, N1 M1 V1 will be equal to इसका भी क्या दिया हुआ, मोलरिटी दिया हुआ ना, तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज करो, N2 M2 V2। अब N1 का वैल्यू कितना है, H2SO4 के लिए 2, कितना H प्लस दे पाएगा, 2 ना, इंटू मोलरिटी इसका 0.1 इंटू वॉल्यूम 50 ml, यही है ना, विल बी इक्वल टू N2। N2 का वैल्यू कितना हो गया NaOH में 1 इंटू इसका मोलरिटी 0.5 इंटू V, इससे आ जाएगा ना। हाँ सबको क्लियर हुआ ये, डाउट है इसमें। ओके क्लास टेस्ट तुम लोग का तुम कल है। N1 N2 उसका था कि एन फैक्टर कितना था ये नॉर्मलिटी क्या था, एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, रिवाइज करो ये सब। और एसिड और बेस का एन फैक्टर क्या होता था, जितना H प्लस जितना OH माइनस दे पाएगा।
ओके ठीक है, नेक्स्ट। ये क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है? अब यही क्वेश्चन हो गया 20 ml of 0.1 NH2SO4 neutralizes 30 ml of 0.2 molar BOH twice। तो यहाँ पे 0.2 के जगह ये कैलकुलेट करो, ऑफ x मोलर BOH twice। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ SO4 2 माइनस। सबका सेम इक्विवेलेंट होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही था ना। H2SO4 का जो इक्विवेलेंट होगा, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना होगा, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ऐसे करेंगे ना। ये होगा 0.1 इंटू वॉल्यूम इन ml 20 है, ये आ गया 2 मिली इक्विवेलेंट। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, क्लियर है ना, क्योंकि तो नॉर्मलिटी ही गिवन है। मोलैरिटी रहता तो टू गेट द नॉर्मलिटी n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस भी कितना होगा, मिली इक्विवेलेंट कितना था, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ऐसा था ना। नॉर्मलिटी गिवन है क्या, नहीं, मोलैरिटी x इंटू n फैक्टर इसका 2, x इंटू 2 इंटू वॉल्यूम गिवन है 30। अभी दोनों को इक्वल कर देना, 2 इक्वल टू x इंटू 2 इंटू 30, अब जो भी आंसर आ जाए। इसमें कोई डाउट है, देखो क्लियर है सबको? हाँ अनुष्का बताओ। हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस n इंटू वी वहाँ 2 कैसे आया? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, उसका n फैक्टर 2 है ना, बेस का BOH ट्वाइस है। सर पर नॉर्मलिटी में तो डायरेक्टली। किसमें है, मोलैरिटी है BOH ट्वाइस, x मोलर दिया है, ओके ओके। इसलिए n फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ। और किसी का डाउट है, बोलो। द फर्स्ट क्वेश्चन श्लोक, कुछ डाउट है तुम्हें? आयरन एसिडिटी ऑफ, मालूम नहीं चल रहा है क्या पूछो, ठीक है अभी करते जाओ, धीरे धीरे सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो एन फैक्टर क्या होता है, जैसे H2SO4, ये बताया था कल भी, पहले ही बोला था, रिवाइज करो, ये होता है एन फैक्टर इसका 2, कितना न्यूट्रलाइज होगा, है ना। अब BOH ट्वाइस वगैरह रहते हैं, एन फैक्टर कितना OH माइनस देगा वो होगा, राइट। जैसे H3PO4, तो इसका एन फैक्टर 3 होगा। हाँ वसुधा बोलो, बोलो। Uh, s- Sir, in the previous question, you had written for H2SO4, N into V is 0.1 into 2, but it should be 0.1 into 2 into 2. नॉर्मलिटी रिमेन्स द सेम, नॉर्मलिटी ही गिवन है ना, अच्छा, okay, sorry. मोलैरिटी नहीं है। Hmm. ओके, जैसे 0.1 नॉर्मल Al2SO4 थ्राइस होगा, ये शायद तुम लोग रिवाइज नहीं किए, भूल गए हो, तो ये बता देता हूँ। तो नॉर्मलिटी ऑफ, अरे अभी बहुत करना है, इतना डाउट करोगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, वहीं पे रह जाएगा, बस देखते जाओ, थोड़े और एग्जांपल मुझे क्लियर करने दो। और नॉर्मलिटी ऑफ SO4 2 माइनस, वो भी 0.1 नॉर्मल है, क्योंकि ये सब है सिलेबस में, टाइट्रेशन पूरा लास्ट तक है, पूरा बुकलेट आने वाला है। और वही 0.1 मोलर Al2SO4 थ्राइस होगा, तो Al3 प्लस का जो मोलैरिटी होगा वो होगा 0.1, और सल्फेट का जो होगा
उसका ट्रिपल। 0.1 है तो इसका ट्रिपल कितना आएगा? 0.3 मोलर। ये 0.2 होगा सही। मोलारिटी रहे तो एक मोल में एल्यूमिनियम का कितना मोल था? इसके एक मोल में एल्यूमिनियम का 2 मोल है, तो ये डबल आ जाएगा। 0.1 मोल पर लीटर है तो एल्यूमिनियम डबल 0.2 मोल पर लीटर और 0.3 मोल पर लीटर। बट ये यहाँ पे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझ में आ जाएगा इधर। ये 0.1 नॉर्मल Al2SO4 थ्राइस रहेगा। तो नॉर्मलिटी मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसका भी उतना इक्विवेलेंट, इसका भी उतना इक्विवेलेंट, तो दोनों का ही सेम रहेगा 0.1 और 0.1। बट मोलारिटी रहे तो मल्टीप्लाई होता है। तो देखना नॉर्मलिटी है तो उसका बाकी सबसे मतलब ही नहीं, सबका सेम इक्विवेलेंट होगा। अब कोई भी क्वेश्चन इससे करना हो, जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूँ। नॉर्मल मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग वगैरह वो तो पहले कर चुके थे हम लोग। S3PO3, हाँ S3PO3 वो सब याद करो, सब मैंने नोट्स में दिया। कितना था? अब कितना होगा? 20 ml ऑफ हाँ वो सब दिया हुआ है। एन फैक्टर देखो, अभी एन फैक्टर नहीं, अभी टाइट्रेशन करना है। इसका क्या एक्सेप्शन, वो सब नहीं, वो सब जो कर चुके हैं उसका रिवीजन का टाइम नहीं है कि क्या क्या एक्सेप्शन था। व्हाट वी कैन डू कि ये सिलेबस ओवर करते हैं जो टाइट्रेशन आगे का। हाँ, एक है आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, आगे दिया हुआ है ना, आयोडीमेट्री। और पहले आयोडी करते हैं, पहले आयोडी गिवन है, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन है ना, देखो नोट्स में। हाँ, उसमें क्या गया है? यूज टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यूज्ड टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ फाइंड करने में यूज होता है। इसमें क्या यूज होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ I2 इज यूज्ड। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ I2 यूज होगा, राइट, न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में। तो एट इक्विवेलेंट पॉइंट I2 का जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट होगा, या इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। I2 क्या करता है? Na2H2O3 से रिएक्ट करेगा और इट फॉर्म्स NaI प्लस Na2S4O6। ऐसे तो ये दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल कर दो यहाँ पे, या मोल में करना होगा तो I2 का 1 मोल इसके 2 मोल को ऑक्सीडाइज करता है। ये ना +2 से किधर ले गया? +2.5 ना, खुद I2 रिड्यूस हो रहा है। Na2H2O3 I2 खुद रिड्यूस हुआ, तो ये वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये वर्क कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो तुम इसका बता सकते हो इसके थ्रू। I2 का मालूम है तो Na2H2O3 का बता सकते हैं ना। अभी इसका क्या लिख सकते हो? 2 इंटू मिली मोल्स ऑफ I2 का जितना मोल होगा उसका डबल मिली मोल ऑफ व्हाट? Na2H2O3 ना, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट से कितना हो गया? Na2H2O3 का जितना मोल होगा, है ना, आई I2 उसके लिए हाफ ही चाहिए। I2 का मोल कितना होगा? Na2H2O3 जितना होगा उसका डबल। Na2H2O3 कितना चाहिए? जैसे I2 का 10 मोल है तो Na2H2O3 कितना होगा? 20 मोल। I2 का डबल चाहिए ना। ये क्लियर हुआ? नीचे दिया हुआ वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट X2X देख लो जो मैंने लिखा। आयोडीमेट्री में क्या हो गया? I2 का यूज करके आयोडीन, आयोडी फॉर आयोडीन था, है ना, तो आयोडीन से याद रखो। I2 का यूज करके हम लोग दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ मालूम करते थे। तो I2 खुद रिड्यूस होगा I में और दूसरा वाला ऑक्सीडाइज होगा। और एक है आयोडो, आयोडो O फॉर ऑक्सीडेशन याद रखो, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। ये किसके लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ मालूम करता है, ये लर्न करने के लिए। मतलब ये इससे तुम्हें लर्न रहेगा कि इसमें O है तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इससे फाइंड करते हैं, जैसे कि KiO3, CuSO4, ये सब।
ओके अब देखो इसमें क्या गिवन है। इससे कैसे करेंगे आयोडोमेट्री में, देखो स्टेप वन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग को तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही बताना था ना, जैसे KiO3 है, इसका कंसंट्रेशन क्या है वो बताना, या CuSO4 है उसका कंसंट्रेशन फाइंड करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट्स विद व्हाट, एक्सेस ऑफ Ki सॉल्यूशन, तो I2 फॉर्म हो गया, फिर I2 को हम लोग Na2H2O3 से रिएक्ट करेंगे, तो इसमें दो स्टेप है, क्लियर ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर देगा, पहले Ki को ऑक्सीडाइज करेगा, Ki प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका बताना है वो I2 बनेगा, फिर I2 को हम लोग Na2H2O3 का हाइपो सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट है ना, हाइपो सॉल्यूशन इसका कंसंट्रेशन नोन है, इससे रिएक्ट करेंगे, Na2H2O3 का जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही I2 का होगा, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल कर दोगे उतना ही इधर से इक्विवेलेंट इक्वल कर दोगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आएगा, तो उसको बाद में Na2H2O3 से करते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल कैसे, अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जल्दी याद भी नहीं होगा, यहाँ से जो मैं 2 पेज अगला एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको सही से समझ कर रखो, IIT में कई बार यूज करते हैं, JEE एडवांस में, मेंस में नहीं यूज करेंगे। Cu प्लस प्लस I माइनस I2 बन गया, और Cu प्लस, ये Cu प्लस में आ गया था, CuI बना, या उसका डाइमर बना दो Cu2I2 प्लस I2, तो 2Cu प्लस प्लस 4I माइनस, ऐसे हुआ ना। सबका एन फैक्टर तुमने बताया था क्या होगा, जैसे एग्जांपल उसने पूरा पूरा लिख दिया, 2CuSO4 प्लस 4Ki गिव्स आउट Cu2I2 प्लस I2, एन फैक्टर बताओ सबका क्या था, रिकॉल करो कल का कंसेप्ट। हाँ सबका आंसर आ गया। हम्म, तो ये हम लोग ने डील किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ कितना पे तो याद आ जाएगा, Cu प्लस से ये I माइनस कितना हो गया, -1 से 0, ऐसा 2 आयोडीन लिया हुआ है ना, और 2 आयोडीन -1 वाला ही है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, तो इसने यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एन फैक्टर बाई कोएफिशिएंट, 2/2, 2/4, 2/1, 2/1, यही था ना। ओके, अब क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4 will be equal to milli equivalent of Ki, ये दोनों का मिली इक्विवेलेंट इक्वल करोगे, will be equal to milli equivalent of what, Cu2I2 will be equal to milli equivalent of I2, यही है ना, तो सबका सेम इक्विवेलेंट आता है, राइट। और
अगला इक्वेशन लिखें कि I2 जब रिएक्ट कर रहा है, अगले इक्वेशन में किससे रिएक्ट कर रहा है, Na2H2O3 से, उसका भी सबका सेम इक्विवेलेंट आएगा। मतलब यहाँ पे I2 प्लस Na2H2O3 लिख दें, बैलेंस ही लिख देते हैं, बैलेंस की जरूरत नहीं है इसके लिए, कोएफिशिएंट का यूज कहाँ है, तो 2NaI प्लस Na2H4O6। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों का इक्वल होगा, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3, यही है ना। इसमें क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट इसका भी इक्वल हो गया, तो जो I2 यहां फॉर्म हुआ, हाँ, जो I2 यहां पर फॉर्म हो गया वही I2 यहाँ पे यूज हुआ ना। बट ये दोनों का इक्विवेलेंट सेम नहीं होगा, यहाँ जैसे ये 5 इक्विवेलेंट है, इसको तुम यहाँ 5 इक्विवेलेंट नहीं कर सकते, वो उस रिएक्शन के लिए 5 इक्विवेलेंट था। बट मोल लिख सकते हो कि इसका 5 मोल यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे 5 मोल होगा, क्योंकि मोल मास से रिलेटेड है। बट इक्विवेलेंट बैट एन फैक्टर पे डिपेंडेंट है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एन फैक्टर सबका अलग अलग होता है, हर इक्वेशन का एन फैक्टर अपना अलग आता है। ये समझ में आया सबको? ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें क्या क्या डाउट है। तो रिएक्शन तो याद कर लेना। हाँ, तो यही जो चेंज होता है ना एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में आने पे, तो उसका मिली इक्विवेलेंट या मोल वो फिक्स नहीं रह जाता है। क्लियर? इसको इस पार्ट के लिए ही आईआईटी बार बार देते रहता है कि हम लोग इक्विवेलेंट दो रिएक्शन के बीच में भी सेम कर देते हैं, बट वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक पर्टिकुलर रिएक्शन का सेम है ना, दूसरे रिएक्शन में जाते समय तुम उसको सेम नहीं कर सकते हो। मतलब इसका एक्स इक्विवेलेंट है यहाँ पे, तो ये एक्स इक्विवेलेंट नहीं होगा, बट इसका वाई मोल है, तो ये इसका वाई मोल होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको देखते हैं आगे कैसे। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलो। इतना हो गया। हाँ, मिलीमोल्स ऑफ I2 फॉर्म। तो तुम्हें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स पहले से दूसरे में लाना होगा, वो सेम करना होगा। पहले में नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो और वही नंबर ऑफ मोल्स दूसरे में ला जाओ, क्योंकि इक्विवेलेंट तो चेंज हो जा रहा है। अरे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है ना, एक इक्वेशन में एन फैक्टर अलग है, दूसरे का एन फैक्टर अलग है, तो उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही चेंज हो जाएगा। अब देखो स्टेप 2 में दे दिया मिली इक्विवेलेंट, मिली मोल्स ऑफ I2 फॉर्म। हाँ, एन फैक्टर ऑफ I2 इज सेम इन बोथ द रिएक्शन, सो वी कैन राइट। ऊपर जो रिएक्शन दिया था इसमें एन फैक्टर दोनों का सेम था, इसलिए यहाँ पे ये चल जाता है। ये एन फैक्टर यहाँ पे इन जनरल नहीं चलेगा, इसने एक ऐसा एग्जांपल लिया जहाँ पे एन फैक्टर सेम होगा। इसका एन फैक्टर कितना है तो दिया हुआ है, इसका एन फैक्टर 2 है, और यहाँ भी 0 से -1 हो गया, यहाँ भी एन फैक्टर 2 हो गया। इसके कारण बाकी समय कंफ्यूजन आता है। तब तो क्या होगा कि यहाँ पे एक्स इक्विवेलेंट इक्वल टू एक्स इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिर वो एक्स इक्विवेलेंट भी होगा, राइट, क्योंकि एन फैक्टर रिमेन्स सेम। ये क्वेश्चन नहीं देगा वो जिसमें एन फैक्टर सेम हो, I2 का एन फैक्टर दोनों में सेम है। अगला क्वेश्चन देखो, वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें एन फैक्टर दोनों का अलग अलग कर दिया जाएगा। तब क्या होगा, हाँ, जैसे कि ये रिएक्शन KiO3 का हम लोग को देखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KiO3, I माइनस को ऑक्सीडाइज किया किसमें, बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ वही लिख लेते हैं। KiO3 प्लस 5Ki gives out 5Ki plus 6HCl gives out 3I2 plus 6KCl plus 3H2O। इसका एन फैक्टर कितना हो गया, यहाँ +5 से 0, तो होगा एन फैक्टर 5, राइट। इसका एन फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 5 का ना, तो 5/1, 5/5, 5/6, 5/3, 5/6, 5/3, यही था ना, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट।
मिली इक्विवेलेंट सबका इक्वल कर दो, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KiO3 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2। यहां तक तो ठीक है, एक इक्वेशन में सब वैलिड है, बट दूसरा इक्वेशन जब लिखेंगे हम लोग I2 प्लस 2Na2H2O3 गिव्स आउट, क्या आ गया तुम्हारा 2NaI प्लस Na2S4O6। ओके, तो I2 कितना होगा, यहां मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। ये भी ठीक था, बट जो मिली इक्विवेलेंट वहां पर होगा वो मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे नहीं आएगा। वहां 50 ग्राम है तो यहाँ भी 50 ग्राम होगा, मास वही आएगा। यदि I2 वहां 100 ग्राम बना है तो यहाँ 100 ग्राम ही आएगा। मास सेम होगा तो मास से मोल सेम होगा, बट इक्विवेलेंट मास तो दोनों में अलग अलग हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पे दोनों का नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हम लोग ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो तुम मिली इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन मिस्टेक KiO3 is not equal to milli equivalent of Na2H2O3। इक्वेशन 1 और 2 से तो दोनों इक्वल आना चाहिए था ना, बट ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो इसमें करना क्या होगा, n फैक्टर ऑफ I2 ऑफ बोथ आर डिफरेंट, तो तुम्हें कैलकुलेट कर लेना होगा कि पहले से मान लो एक इक्वेशन दे दें कि x मोल KiO3 था, तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, वो होगा इसका कितना का चेंज था, n फैक्टर इसका 5 आया था ना, ऊपर के क्वेश्चन देखो। हाँ, तो ये होगा 5 इंटू एक्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो विल बी, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ जो I2 फॉर्म हो गया वो भी 5 इंटू एक्स होगा। तो इसको मोल में कन्वर्ट करो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 फॉर्म, I2 फॉर्म कितना हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाई n फैक्टर, ये होगा 5x बाई इसका इक्विवेलेंट वास कितना था, n फैक्टर 5/3, इतना मोल आ गया। मोल उधर ले जा सकते हो तुम, तो नंबर ऑफ मोल्स और the number of equivalent of I2 in second equation, उसमें कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, और नंबर ऑफ मोल्स आया कितना 5x बाई 5/3, बट वहां का n फैक्टर 2 है, तो यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों का अलग हो गया ना। मतलब तुम्हें क्या करना होगा, या तो उसको मोल में कन्वर्ट कर दो और तब वहां से देखो, यही है ना। हाँ, मोल में कन्वर्ट करके हम लोग देख सकते हैं कि उसका क्या हो रहा है। तो कभी भी ऐसा रहे तो ये याद रखना है, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में जाओगे ना, तो तुम्हें उसका इक्विवेलेंट दूसरे के लिए भी सेम नहीं लेना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक इक्वेशन के लिए वैलिड है। एक से दूसरे इक्वेशन में जाओगे तो पहले तुम उसका मोल निकालो, मोल से उस मोल को यहाँ पे कंजर्व करो, और देन इसका इक्विवेलेंट निकाल के कैलकुलेट करो। ये सबको क्लियर हो गया? क्लियर क्लियर, यस यस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है जे एडवांस का, ठीक है। ओके, तो ठीक है, वहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, 3 पेज आगे चले जाओ, वहां पे एक क्वेश्चन है 30 ml, मतलब ये बैक टाइट्रेशन भाई, इसके बाद क्या है बैक टाइट्रेशन, पहला पीडीएफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा पीडीएफ में जाओ, एक क्वेश्चन दिया हुआ 30 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ KiO3, इसको अभी अटेम्प्ट करो। 30 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KiO3 आयोडोमेट्री, अभी कर लोगे तो एग्जाम में भी हो जाएगा। जस्ट ट्राई, सॉल्यूशन भी दिया हुआ बट सॉल्यूशन मत देखो, पहले ट्राई करो।
ओके, डन। हाँ, सबको क्लियर हो गया ना? तो ये क्वेश्चन एक एडवांस पे देंगे ही देंगे वो। क्या किया उसमें देख लो। KI का मिली मोल्स निकाल दिया उसने, मोल्स मिली मोल्स ही निकाल दिया, राइट? तो मिली मोल से करोगे तो यदि इक्वेशन बैलेंस ही है, तुमने इक्वेशन बैलेंस कर दिया तो नॉर्मालिटी और इनफैक्ट किसी का यूज मत करो, मोल कंसेप्ट जैसे जानते हो वैसे कर दो। अभी तक मोल कंसेप्ट से करते थे ना कि क्या IO3 का मोल मालूम है, उससे I2 का मोल निकाल दो, वही मोल दूसरे इक्वेशन में गया, उससे दूसरे का मोल निकाल दो, फिनिश्ड हो गया। बट नॉर्मालिटी यूज करोगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि एन फैक्टर का इधर से उधर करना पड़ता है, इसीलिए कई लोग नॉर्मालिटी वाले यूज नहीं करते। डन सबका? सबका हो जाए बोलो यस, मतलब हो जाए तो बोलो यस। ठीक है, हो गया सबका। तब नेक्स्ट देखो, बैक टाइट्रेशन। तो बैक टाइट्रेशन में क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं, बस नेम है और कुछ नहीं, एक्सेस ऑफ एसिड या बेस दे देते हैं। बैक टाइट्रेशन, जैसे एसिड है ना तो तुम एक्सेस बेस डाल दो, एक्सेस बेस डाल दोगे तो बेस ज्यादा हो गया, तो बाद में तुम्हें फिर और एसिड डालना पड़ता है उसमें, तभी रिएक्ट करेगा, राइट? तो देखो, बैक टाइट्रेशन यूज टू फाइंड द परसेंट प्योरिटी ऑफ द सैंपल, कितना परसेंट प्योर है। तो जैसे इम्प्योर सैंपल ऑफ ए लिया तुमने, सैंपल ऑफ ए, अब वो कितना प्योरिटी था वो फाइंड करना, कि 70% प्योर है, बाकी सैंड है, सिलिका है, जो भी है, राइट? इम्प्योर सैंपल ऑफ ए हो गया, तो इसका परसेंटेज कितना होगा, परसेंट ऑफ ए कितना होगा, उसका जो अपना मास ऑफ ए होगा भाई, मास ऑफ सैंपल इनटू 100, यही करोगे ना, कि ए मान लो 3 ग्राम है आउट ऑफ 12 ग्राम, तो 3 आउट ऑफ 12 इंटू 3 आउट ऑफ 12 इंटू 100, ऐसे करेंगे ना? हाँ, तो इम्प्योर सैंपल ऑफ ए हो गया, इधर से परसेंट ऑफ ए हो गया, एम ए बाई एम सैंपल इंटू ए।
अब इम्प्योर सैंपल ऑफ ए है, उसको बी से रिएक्ट करो, एक्सेस ऑफ बी, मतलब एसिड था ना तो एक्सेस ऑफ बेस डाल दो, बेस अंदर था तो एक्सेस ऑफ एसिड डाल दो, तो अब क्या होगा, बी तो बच जाएगा। अब बी थोड़ा बच गया ना, एक्सेस डाल दिया था, रिमेनिंग ऑफ बी उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, टाइट्रेटेड विथ अनदर रिएजेंट, कोई और रिएजेंट लाकर उससे टाइट्रेट करो, तो जितना बी बचा वो तो मालूम चल जाएगा कितना बी बच गया था। अब मान लो कि ये 20 इक्विवेलेंट है, तुमने यहाँ पे डाल दिया कुछ 50 इक्विवेलेंट, ये नहीं मालूम था कितना इक्विवेलेंट है, 50 डाल दिया, राइट, तो कुछ तो बच जाएगा, या तो मान लो 20 इक्विवेलेंट था तो कितना बच जाएगा, 30 इक्विवेलेंट इसका रिमेनिंग होगा बी का। अदर जो तुम लोगे अदर सब्सटेंस, वो 30 इक्विवेलेंट लोगे तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब 50 इक्विवेलेंट डाला और ए कितना था, 20 ही था, तो रेस्ट 30 इक्विवेलेंट तो बच गया बी का, तो 30 इक्विवेलेंट अदर सब्सटेंस डाल को उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। इस सब लोग को मालूम चलता है कि बी मान लो 50 इक्विवेलेंट डाल दिया, ये इसके एक्स इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर गया, जो बच गया उसके लिए तुम्हें कुछ 20 इक्विवेलेंट देना पड़ रहा है, 20 इक्विवेलेंट अदर का देना पड़ रहा है, मतलब 20 इक्विवेलेंट इसका रिमेनिंग था, 20 इक्विवेलेंट रिमेनिंग था, मतलब 30 इक्विवेलेंट इसका रिएक्ट किया, तो ये कितना होगा, 30 इक्विवेलेंट ही होगा ना, समझ में आया। मतलब कि मान लो कि बी का कैलकुलेटेड तुमने 100 इक्विवेलेंट डाल दिया और बी एक्सेस है, इतना डाल दिया 100 इक्विवेलेंट, वो उसके लिए एक्सेस पड़ गया। अब बाद में बी को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम्हें अलग से 40 इक्विवेलेंट देना पड़ा किसी दूसरे सब्सटेंस का, मतलब 40 बचा हुआ था, मतलब 60 जाके रिएक्ट किया था, मतलब ए का इक्विवेलेंट 60 होगा। तो बस यही कंसेप्ट है इसका। तो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बी हो गया, वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ अदर सब्सटेंस, मतलब इतना ज्यादा डाल दिया गया कि उल्टा बैक टाइट्रेट करना पड़ा उसको। ये मीनिंग क्लियर हुआ सबको। जैसे कि यहाँ पे एक्स इक्विवेलेंट HCl है और तुमने यहाँ पे बेस डाल दिया 50 इक्विवेलेंट बेस, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम्हें बाहर से कहीं से 30 इक्विवेलेंट एसिड देना पड़ा, तो ये एक्स का वैल्यू क्या होगा। 20 सबको क्लियर हुआ ना। एक्स इक्विवेलेंट था 50, इससे एक्स्ट्रा डाल दिया तो बाकी जो बेस बच गया उसके लिए 30 इक्विवेलेंट एसिड देना पड़ा, मतलब जो बेस रिमेनिंग था 30 इक्विवेलेंट, तो 50 में 30 इक्विवेलेंट बेस एसिड से रिएक्ट किया, तो रेस्ट कहाँ पे गया, 20 इक्विवेलेंट, वो एसिड लेके गया ना, मतलब एक्स का वैल्यू 20 होगा, तो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना हो गया, ये दोनों ऐड कर दो, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना हो गया, एक्स प्लस 30 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। क्लियर हुआ अभी, मतलब इसका नेम नहीं दिया जाए बैक टाइट्रेशन तो भी सॉल्व हो जाएगा तुमसे सबसे। सबको क्लियर है, सबने आंसर कर दिया था, गुड। हाँ सबको क्लियर ना, ओके। तो ये हो गया बैक टाइट्रेशन। उसके बाद देखो अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन है देखो तो। 0.1 ग्राम ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग Na2C2O4
है ना, मॉलिक्यूलर मास टाइट्रेट दिया, उसको KMnO4 से रिएक्ट किया गया एसिडिक मीडियम। इसको कैसे सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन देखो, जो 0.1 ग्राम Na2C2O4 था, Na2C2O4, इसको किससे टाइट्रेट किया गया, 40 ml ऑफ 0.2 मोलर KMnO4, वो भी किसमें, एसिडिक मीडियम था। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना था KMnO4 का, 5, 5 3 एंड 1, न्यूट्रल में 3, बेसिक में 1। हाँ तो ये 1 ग्राम है, ठीक है, 0.1 ग्राम है। अब कैसे करेंगे इसको, हाँ तो दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो भी दे, ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है सब टाइट्रेशन वाले, बस दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल करना है। बट इक्विवेलेंट के इक्वल करने के लिए कैसे होगा, वो 3 फॉर्मूला, बस वो 3 फॉर्मूला याद रखो, काफी होगा। इसका मास दिया है तो मास बाई इक्विवेलेंट मास, मास बाई इक्विवेलेंट मास, और इसका नॉर्मलिटी पे चल जाता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। मास कितना लोगे, 1 ग्राम बाई इसका इक्विवेलेंट मास, इसका मोलर मास कितना था, 126 आएगा, दे दिया है मोलर मास 126 बाई इसका एन फैक्टर। एन फैक्टर कहाँ होगा, ये +3 से ऑक्सीडाइज होकर CO2 में जाता है, तो ये याद है ना, +3 इंटू ये, इसका एन फैक्टर 2 होता है ना, +3 से +4, एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सर 2 कार्बन है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ, इसका कितना होगा KMnO4 का, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 0.2 मोलारिटी है इंटू एन फैक्टर 5 है, ये एसिडिक मीडियम में किधर जाता है, Mn2+ ना, एन फैक्टर इसका 5 था, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, या नॉर्मलिटी कैसे आता था, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर ना, एन इंटू मोलारिटी इंटू वी। एन कितना था, ये 5 था, ये मोलारिटी था, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 40, ऐसे होगा ना। तो ये इसमें तब सॉल्व क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन देखो, परसेंटेज ऑफ Na2C2O4, मतलब ये 1 ग्राम नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उसे x ग्राम मान के चलो, बाकी इंप्योरिटी है, रेस्ट क्या था, इसका इंप्योरिटी था, तो मान लो कि x ग्राम था, तो इससे x का वैल्यू आ गया ना, तो परसेंट प्योरिटी कितनी होगी, सैंपल की x आउट ऑफ टोटल 1/100। हाँ क्लियर हुआ सबको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके H2O2 वाला देखो एक बार, ओके
गौरव पूरा क्वेश्चन क्यों राइट करना है, नोट्स में भेजा ना सब। सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज डाइल्यूटेड 20 टाइम्स, यही है ना, तब उसको KMnO4 से टाइट्रेट किया गया। 10 ml of diluted solution requires 20 ml of KMnO4, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या था, यही था ना। ओके डन, ठीक है। हाँ, तो अभी तुम्हें मालूम चल रहा है ना करना क्या है, जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा आगे वाले क्वेश्चन देख लेना, सारे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, तुम्हें सिर्फ दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करना है, ठीक है। अब डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, ये देखो कभी कभी आ गया ना तो प्रॉब्लम करता है, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, समझ में आ जाता। डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन में क्या होगा, फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज दो है जिसको हम लोग देखते हैं, एक है फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो Na2CO3 इसको टाइट्रेट करोगे तुम किसके साथ, HCl के साथ, ये बनेगा NaHCO3 प्लस NaCl ऐसे। अब इसका N फैक्टर है 1, क्योंकि इसने एक ही H प्लस कैप्चर किया ना। अभी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, ये कैसा बिहेव किया बेस, और ये कैसा बिहेव किया एसिड। तो बेस ने कितना H प्लस कैप्चर किया 1, तो इसका N फैक्टर 1 होगा, और एसिड का तो N फैक्टर 1 होता ही है। अब यही ऐसे रहता है Na2CO3 प्लस 2HCl, तो दोनों का N फैक्टर क्या लिखते हैं फिर, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो बेस कितना H प्लस कैप्चर किया 2, इसका 2 होगा, और इसका कितना होगा एन फैक्टर, इसका 1 ही होगा। पर मोल तो एक ही है ना, 1 मोल HCl एक ही देगा, 2 मोल HCl 2 दिया, तो तुम्हें 1 मोल कितना दे रहा है वही है ना। HCl का एन फैक्टर कोई भी इक्वेशन है 1 ही रहेगा, पर मोल तो एक ही H प्लस है ना। अब 5 मोल HCl होगा तो 5H प्लस दिया, तो पर मोल तो एक ही रहेगा ना, इस तरह से होता है। अब ये टाइट्रेशन ऑफ Na2 से करें। अब फिनोफ्थिलीन का प्रॉब्लम क्या है कि वो बेसिक रेंज में अपना कलर चेंज कर देता है। तो फिनोफ्थिलीन मतलब जब ये करोगे Na2CO3 प्लस HCl, इंडिकेटर सबने देखा होगा, 2 ड्रॉप डाल देते हैं हम लोग और कलर चेंज कर जाता है। तो जैसे ही फर्स्ट पॉइंट चेंज हुआ, इसके बाद जब उस सेकंड पॉइंट पे NaCO3 रिएक्ट करके स्टार्ट करेगा, क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो मान लो कि यहाँ पे 20 ml पहले तक में गया, दूसरे में इक्वेशन में मान लो कि यहाँ पे x मोल चाहिए, तो इसका भी x मोल चाहिए था, ये x मोल बनेगा। इसका जब x मोल होगा तो फिर इसका x मोल से रिएक्ट करेगा। तो जब इसका x मोल NaCO3 बन चुका है, तो अगला HCl जैसे ड्रॉप बन के ये बना नहीं कि उसी समय फिनोफ्थिलीन का कलर चेंज हो जाएगा। तो फिनोफ्थिलीन क्या करता है, हाफ रिएक्शन ही दिखाता है। Na2CO3 के साथ ही प्रॉब्लम है, वो पहला रिएक्शन हुआ नहीं कि बोलेगा ओवर कलर चेंज, जबकि मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, दोनों रिएक्शन जब एंड होंगे तो ही वो बताएगा। तो एट द फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होगा, जब पहला बार Na2CO3 पूरा न्यूट्रलाइज हो गया है, सॉल्यूशन इज बेसिक। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक हो गया। कितना हो गया उसका pH 9 है ना, मतलब इसका सब इंडिकेटर का एक pH रेंज आता है, उस समय ये इंडिकेटर जो है बेसिक रेंज में कलर चेंज हो जाता है। जैसे ही ये पूरा न्यूट्रलाइज होकर इधर बचा, मतलब ये जो 5 मोल था ना, जब तुम डालोगे तो पहले ये इसमें कन्वर्ट होगा 5 मोल, जब ये पूरा 5 मोल बन गया तो आगे जाके फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा। तो पहले तो कंप्लीटली Na2CO3 ही न्यूट्रलाइज होता है। तो Na2CO3 जैसे ही कंप्लीट न्यूट्रलाइज हुआ, फिनोफ्थिलीन का कलर चेंज हो गया। वो NaCO3 बना नहीं कि बोला कि रिएक्शन हो गया, बट रिएक्शन कहाँ हुआ, HCl तो आगे भी जाएगा, वो इससे भी रिएक्ट करके इधर आगे जाएगा। तो ये हाफ रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है ना, तो यही फिनोफ्थिलीन का प्रॉब्लम है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सेंटेंस अच्छे से याद हो जाना चाहिए ना। तो फिनोफ्थिलीन इज यूज्ड फॉर द, फिनोफ्थिलीन क्या होगा, चेंजेस कलर, कब, एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। तो फिनोफ्थिलीन हम लोग यूज नहीं करेंगे, बट मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज करेगा। मिथाइल ऑरेंज अनदर वन चेंजेस कलर
वो एसिडिक कंडीशन में कलर चेंज करता है। जब पूरा का पूरा HCl रिएक्ट कर गया 100%, ये लास्ट यहां तक पहुंच गया, तब वो मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करेगा, बोलेगा कि हाँ रिएक्शन ओवर गया। चेंजेस कलर एट सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इसका यूज क्या होगा, मतलब कि मान लो कि यहाँ HCl ने 5 ml 0.1 मोलर HCl तुमने यूज किया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो जैसे ही HCl 5 ml यूज हुआ, फिनोक्सिलिन कलर चेंज हो गया। बट मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, उसके बाद भी 5 ml कैप्चर करेगा, तब वो जाके मतलब टोटल 10 ml जब यूज होगा ना, 10 ml HCl यूज करोगे तब मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करेगा। तो 2 एक्सपेरिमेंट लैब में करोगे तुम लोग। ये लैब में जब करोगे तो Na2CO3 जिसने फिनोफ्थिलीन लिया है, उसका HCl 20 ml आया कि नहीं, बोलोगे कि अरे फिनोफ्थिलीन का कलर चेंज हो गया, रिएक्शन हो गया। बट वो फॉल्स रिएक्शन हुआ, वो तो आधा रिएक्शन ही दिखाया, हाफ रिएक्शन। और जो दूसरा जिसने मिथाइल ऑरेंज लिया, उसके बाद भी HCl फर्दर यूज होगा 1 मोल। यहाँ 1 मोल तो अगले में 1 मोल, तो मतलब 20 ml और यूज होगा, तो 40 ml पे जाके कलर चेंज करेगा। सबको पॉइंट क्लियर हुआ क्या मीनिंग था इसका? मिथाइल ऑरेंज कब चेंज करेगा, फिनोफ्थिलीन कब चेंज करेगा? ओके, तो इसका यूज क्या करेंगे हम लोग, देखो। अब ऐसे होगा कि मान लो कि NaOH दे दिया गया, Na2CO3 है। फिनोफ्थिलीन, जब तुमने फिनोफ्थिलीन HPS लिखते हैं, यूज किया, तो 30 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl यूज हुआ, नहीं कि बोला कि कलर चेंज, ठीक है। बट वही मिथाइल ऑरेंज देन एडेड, एक बार हो गया तब ऐड किया गया। तो मिथाइल ऑरेंज के बाद भी 10 ml लिया उसने, 10 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो तुम्हें सबका मास बताना है। फर्स्ट केस हो गया मिथाइल ऑरेंज देन एडेड, और दूसरा हो गया अनदर एक्सपेरिमेंट, मिथाइल ऑरेंज रिक्वायर्स, तुम अलग सेट ही कर लो, 2 अलग स्टूडेंट यूज कर रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज रिक्वायर्ड 40 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। हाँ, अब ये दोनों का मीनिंग क्या हो गया, सोचो। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? ओके, पहले एक्सपेरिमेंट में 30 ml जब यूज हो गया, तो मिथाइल ऑरेंज उसके बाद उसी एक्सपेरिमेंट में यूज किया, ये तुम्हें दोनों पूछता है। उसी एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया, तो 10 ml एक्स्ट्रा लिया, मिथाइल ऑरेंज अगला स्टेप भी करेगा ना। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि तुमने 30 ml फिनोफ्थिलीन लेके बताया कि रिएक्शन हो गया, किसी और ने लिया तो बोला 40 ml पे ओवर हुआ, तो उसका लास्ट स्टेप में 10 ml जा रहा है। हाँ, तो अब बताओ, जब HCl यूज करेंगे तो ये किससे रिएक्ट कर रहा होगा? सबसे पहले तो HCl यूज होगा NaOH से, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। जब ये न्यूट्रलाइज हो गया तब आगे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O। अब ये Na2CO3 से रिएक्ट करो, एक बार स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर गया था, Na2CO3 वीक बेस है, इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NaHCO3 और H प्लस उसको दिया, तो NaCO3 और NaCl। इतने में कितना यूज हो गया तुम्हारा, 30 ml, 0.1 मोलर HCl है ना। तो लास्ट स्टेप के लिए कितना था, बस वही बताना है। लास्ट स्टेप में कितना गया, 10 ml ना। तो लास्ट स्टेप में कितना बन जाएगा ये, H2O प्लस CO2 प्लस NaCl, ऐसे होगा ना। इसको H2CO3 भी लिखा रहेगा, वो भी चलेगा, H2O प्लस CO2 वही है।
तो यहाँ पे जब 10 ml यूज हुआ 0.1 मोलर, यहाँ 10 ml HCl यूज हुआ, तो ऊपर वाले स्टेप में भी 10 ही यूज हुआ होगा। यही डिफरेंशिएशन पॉइंट है। ये मालूम चल गया तो सब मालूम चल जाएगा। Na2CO मतलब सबका मोल तो सेम ही है। यहाँ से यहाँ जाओगे सेकंड थर्ड इक्वेशन में सबका कोएफिशिएंट 1 है। तो HCl जितना Na2CO3 का जितना मोल था उतना HCl का मोल था, उतना ही NaCO3 बना, उतना HCl फिर से लगा। मतलब लास्ट स्टेप में 10 ml लगा तो यहाँ भी 10 ml लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 20 ml। बस ये करना आ गया तो क्वेश्चन हो गया। तीनों का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ना तुमने तो हो गया। तो यहाँ पे HCl का मोल कितना हो जाएगा फिर एक बार ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो इसका कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 will be equal to number of moles of HCl. And number of moles of HCl molarity into volume in liter. यही है ना? So molarity is what? 0.1 and volume in liter is 10 into 10 to minus 3. इतना मोल है ना? हाँ आदित्य पूरा फिर से नहीं, डाउट पूछो आदित्य, मालूम चलेगा किस पॉइंट में डाउट आया, तो फिर इसी टॉपिक पर रह जाएंगे हम लोग। अभी और भी करने पॉइंट्स। कितने लोग क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कैसे ये 10 10 20 लिखा? ओके देखो क्लियर नहीं हुआ। सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन में ये 10 ml जो मैं लिख रहा हूं, ये 10 ml कहां से आया? वो यहां जो दिया हुआ था, या फिर ये दोनों का डिफरेंस आया। तुम्हें फिनोल्फथालीन के साथ 30 ml लगा और उसके साथ 40 ml, मतलब 10 ml लास्ट स्टेप में लगा, या फिर ऐसा वाला दे दिया केस 1 दे दिया तो डायरेक्ट 10 ml दे देगा। पहले 10 ml बताओ, क्लियर हुआ? फिर आगे करेंगे एक एक पॉइंट। आदित्य हाँ यही 10 ml ही नहीं क्लियर हो रहा तुम्हें। ओके देखो तो 30 ml 0.1 मोलर HCl किधर गया? पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में गया। मिथाइल ऑरेंज कब कलर चेंज करेगा? जब NaCO3 पूरा बन जाएगा। यही था ना? तो 30 ml यहाँ पर गया तो नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 ml देन एडेड, 10 ml उसके बाद तुमने डाला। मिथाइल ऑरेंज तब ऐड कर रहे हैं तो मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो 10 ml HCl और कंज्यूम किया उसने, तो लास्ट स्टेप के लिए 10 ml था ना। फिनोल्फथालीन क्या हो गया? जैसे ही सेकंड स्टेप ओवर वो कलर चेंज कर गया, मतलब ये दोनों मिलाकर 30 ml था, यही था ना। बट लास्ट स्टेप के लिए कितना हो गया? 10 ml बाहर से तुमने दिया, मतलब ये यहाँ पे रुक गया है, फिर तुमने HCl ऐड किया तो 10 ml HCl और देना पड़ा, तब रिएक्ट किया है। तो HCl एडेड कितना हो गया? 10 ml ऑफ 0.1 मोलर, तो लास्ट स्टेप में 10 ml ही ऐड हुआ। या दो अलग एक्सपेरिमेंट करो, तुमने एक्सपेरिमेंट किया 30 ml, तुम्हारे फ्रेंड ने बताया कि मैंने मिथाइल ऑरेंज के साथ एक्सपेरिमेंट किया 40 ml लग रहा है, तो दोनों के स्टेप में डिफरेंस क्या है? फिनोल्फथालीन पहला 2 स्टेप दिखा रहा है, मिथाइल ऑरेंज तीनों स्टेप दिखा रहा है। फिनोल्फथालीन क्या कर रहा है? पहले Na उसको न्यूट्रलाइज होने दिया, Na2CO3 पहला जैसे ही न्यूट्रलाइज हो गया उसने कलर चेंज कर दिया। बट मिथाइल ऑरेंज थर्ड स्टेप होने के बाद कलर चेंज कर रहा है। मतलब मिथाइल ऑरेंज क्या कर रहा है? जब NaCO3 भी पूरा कन्वर्ट हो गया तब कलर चेंज करेगा, तो लास्ट स्टेप के लिए 10 ml एक्स्ट्रा लग रहा है, यही 10 ml है। हाँ अब फिर से सोचो, क्लियर हुआ? हाँ जब एक बार ये क्लियर हो गया, नहीं डाउट ये भी। हाँ नित्या बोलो, बताओ। सर मगर फिर इसमें फर्स्ट और सेकंड केस में तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ ना, उतना ही तो हम लोग को HCl लगा, फिर डिफरेंस क्या है? फर्स्ट और सेकंड स्टेप में, हाँ फर्स्ट और सेकंड में तुम बता सकते हो सेकंड स्टेप में कितना गया, यही इसका इंपॉर्टेंस है। थर्ड स्टेप में जितना HCl लगेगा उतना ही सेकंड स्टेप में भी लगेगा, यही 10 ml यही करना है। यहाँ जितना लगेगा उतना ही लगेगा। जैसे HCl का Na2CO3 5 मोल था तो HCl भी यहाँ पे 5 मोल चाहिए, हाँ ये भी 5 मोल बनेगा तो यहाँ भी 5 मोल आएगा, तो इसका 5 मोल इसका 5 मोल से रिएक्ट किया था। जितना HCl यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है उतना यहाँ पे कर रहा है, हाँ तो थर्ड में जितना लगा सेकंड में उतना ही लगेगा। तो सेकंड में 10 लग गया तो ओवरऑल दोनों मिलाकर 30 था, तो इधर 20 लगेगा।
मीनिंग क्लियर हुआ? नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ। नहीं, उधर जब आपने फर्स्ट और सेकंड केस जो लिखा है ना, हाँ हाँ MO then added 10 ml of 0.1 HCl, और फर्स्ट और सेकंड केस जो आपने उधर लिखा है, दोनों में तो हम लोग को ऑल टुगेदर 40 ml of HCl ही लगाना, तो फिर डिफरेंस क्या है, मैं पूछ रही हूँ। ये दो अलग एक्सपेरिमेंट हो गया। एक एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया कि ये एक एक्सपेरिमेंट में ये हो गया ऐसे, तुमने 30 ml ऑफ 0.1 मोल ले लिया और एक बार न्यूट्रलाइजेशन हो गया फिनोक्सिलिन डाल के, तब तुमने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया। तो ये पहला केस हो गया। ओके। तुमने फिनोक्सिलिन डाल के यूज किया, बोलोगे 30 ml पे कलर चेंज हो गया, बट वो हाँ उसके बाद भी वो HCl लेगा ना। तो तुमने हाँ मिथाइल ऑरेंज ऐड किया तो देखा अरे 10 ml और HCl गया। हाँ कहाँ पे गया? लास्ट स्टेप के लिए ना। या हाँ। फिर दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि तुम्हारा फिनोक्सिलिन तुमने यूज किया 30 ml यूज हुआ, तुम्हारे फ्रेंड ने यूज किया उसको 40 ml पड़ गया क्योंकि उसने मिथाइल ऑरेंज किया था। ओके। समझ में आया ना? हाँ 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 सर, समझा। हाँ, तो 10 ml ही लास्ट में गया ना। हाँ सेकंड इक्वेशन में 10 ml कैसे आया? सेकंड इक्वेशन में क्या हो गया? Na2CO3 का मान लो तुम्हारे पास 50 मोल है, तो HCl भी कितना चाहिए? 50 मोल। 50। तो NaCO3 भी 50 मोल आएगा। तो यही हाँ 50 मोल NaCO3 के लिए फिर से तुम्हें 50 मोल HCl देना पड़ेगा। हाँ। जितना मोल यहाँ पे उतना मोल यहाँ पे लगा। अभी क्लियर हुआ कि कैसे हुआ? हाँ, तो जितना सेकंड स्टेप में लगेगा उतना ही थर्ड में भी लगेगा HCl। ओके, तो बस यही एनालिसिस करना था। एक बार हो गया तो उसके बाद तो मोल कंसेप्ट है, तुम्हें मोल मालूम है, दूसरे सबका मास बताते रहो। बस यही डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए हम लोग को। एक बार HCl मालूम चल गया है 10 ml है, तो इसका मिली मोल मालूम है, तो इससे इसका मोल आ गया। इसका मोल कितना हो गया? 10 इंटू 0.1 वाला, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? सेम रिएक्शन आएगा। सेम रिएक्शन आएगा किसमें सार्थक? छोड़ो जो भी है, यहाँ पे मोल आ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 10, 10⁻³ मोल इंटू इसका मोलर मास 106 ग्राम, यही होगा ना। अब NaOH का मास बता दो कितना होगा? मास ऑफ NaOH जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, HCl का मोल जितना होगा उतना ही NaOH होगा। HCl का मोल कितना है? 20/1000 इंटू 0.1, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन लीटर। इतना मोल हो गया, उतना ही मोल हो गया इंटू 40 ग्राम, यही होगा ना। ये दोनों का तुम बता पाओगे कितना होगा? क्लियर हुआ? एक बार तुम्हें दोनों का ml मालूम चल गया तो दोनों रिएक्शन में HCl का मोल मालूम चल गया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब मोल मालूम चल गया तो मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, तुम्हें आंसर आ जाएगा फिर उससे। ओके, हाँ, नेक्स्ट में देखो मिथाइल ऑरेंज इज देन यूज। उसके बाद साइड कंसेप्ट है सब। परमिटेड हार्डनेस देखो, ये वाले पार्ट पे देखो। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? फॉर्म्स लैथर फोम व्हेन रिएक्ट्स विद सोप एंड डिटर्जेंट। ये ना सॉफ्ट वाटर किससे रिएक्ट करेगा? मतलब सॉफ्ट वाटर को जैसा साबुन जैसे ही लगाओगे धीरे धीरे उसमें लैथर फॉर्म हो जाता है, बट हार्ड वाटर में लैथर नहीं फॉर्म होता है। अब सोप का फॉर्मूला ले लो तो उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट होता है C17H35CONA, ऐसे सोडियम स्टीरेट। अब ये क्या हो गया? हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? दो तरह का होता है। हार्डनेस जो होता है, हार्डनेस मतलब क्या होता है? हार्ड वाटर क्या होता है? जो लैथर प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे गाँवों में जाओगे बहुत सोप रगड़ते रहोगे तब जाकर लैथर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हार्ड वाटर है, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटी है। वो क्या करता है ना, हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम होता है। दो तरह का हार्डनेस हो गया, टेम्पररी एंड परमानेंट।
टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस में क्या क्या है देखो, टेम्पोररी हार्डनेस मतलब इसको कि सिंपली बॉयल वगैरह कर दो तो बाहर आ जाएगा। परमानेंट हार्डनेस निकालना डिफिकल्ट होता है। तो ये किसके कारण होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऐसे ये क्वालिटेटिव जो पार्ट में बता रहा हूँ ये अभी नहीं पूछेंगे, बट कोई रिएक्शन आ गया तो बाइकार्बोनेट, ये हाइड्रोजन चैप्टर में आता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट का टेम्पोररी हार्डनेस है। क्यों? ये टेम्पोररी है, इसको बॉयल कर दो तो CO2 बाहर आ गया, राइट। अब यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस किसके कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड एंड सल्फेट है, इसके कारण परमानेंट हार्डनेस है। MgSO4 CaCl2 बाहर ही नहीं होता, तब क्या करेंगे? ये सोप के एक्शन को रोकता है। क्यों लैथर प्रोड्यूस नहीं हो पाता? ये CONO दोगे ना तो ये कैल्शियम से रिएक्ट कर जाता है ऐसा। अब जब तक तुम्हारा सोप सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट नहीं करता तब तक वो लैथर फॉर्म नहीं करेगा। तुम सोप रगड़ तो रहे हो बट उसको कैप्चर कौन सा कर रहा है? कैल्शियम और मैग्नीशियम कैप्चर करते जा रहे हो तुम्हारे सोप को, तो लैथर ही नहीं आ रहा। एक बार जब पूरा ओवर होगा तब होगा। तो बेटर कैल्शियम मैग्नीशियम को किसी तरह हटाना हम लोग को, यही करना होगा ना। तो देखो लिखा हुआ टेम्पोररी हार्डनेस किसके कारण था? बाइकार्बोनेट और परमानेंट क्लोराइड सल्फेट। अब रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस को हटाना है, कुछ नहीं करना है, बस बॉइल कर दो वाटर। तो क्या हो जाएगा? बॉइल करोगे तो ये CO3 H2O और CO2 तो बाहर गया। अब CaCO3 सॉलिड है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, व्हाइट वाइट प्रेसिपिटेट बन के बाहर हो गया। वो MgHCO3 का भी यही हो गया। या फिर ये क्या है? एसिडिक है, इसमें एक बेस डाल दो तो H+ निकाल देगा वो। बेस जैसे कि COH ट्वाइस डाल दो, ये क्लार्क्स प्रोसेस है। उसने क्या किया? H+ ही बाहर कर दिया तो क्या बन जाएगा? CaCO3 फिर से बन गया प्रेसिपिटेट। अब कैल्शियम तो प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ गया ना। हाँ तो बहुत इजी है इसको हटाना। क्या, या तो बॉयल कर दो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस कैसे होगा? अब उसको हीट करते रहो, कुछ भी करो तो यहाँ कैल्शियम बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट था, बाहर आ गया। बाइकार्बोनेट तो कार्बोनेट बन के बाहर कर सकते हो। तो बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट बनाना तो दो मेथड, या तो बेस यूज करो या हीट कर दो। बट यहाँ क्लोराइड और सल्फेट है तो इसको हीट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो परमानेंट हार्डनेस कैसे हटा रहे हैं? देखो क्या गिवन है परमानेंट हार्डनेस का वे। पहला, बाई एडिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। इसका नेम वॉशिंग सोडा क्यों है? वॉशिंग में ही तो आता है ना, वॉश करने में। क्यों? यही उसको जो हार्डनेस वाला पार्ट है ना उसको निकाल के बाहर कर देगा, इसलिए इसको डिटर्जेंट वगैरह में वॉशिंग सोडा डाल के ही आता है। वो क्या करता है? कैल्शियम मैग्नीशियम को पहले बाहर करता है, फिर तुम्हारा एक्शन स्टार्ट करेगा। तो करेगा क्या? Ca2+ है, जैसे CaCl2 CaSO4 जो भी है, Na2CO3 दोगे तो तुमने कार्बोनेट दिया इधर तो क्या बन गया? CaCO3 प्रेसिपिटेट बन के बाहर। कैल्शियम को तो पकड़ के ले आया ना वो। मैग्नीशियम का भी वही हो गया, MgCl2 है या MgSO4 है, इसका भी वही हो गया, MgCO3 बन गया। तो वॉशिंग सोडा डाल दोगे तो कैल्शियम मैग्नीशियम ही बाहर आ गया। तो टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट दोनों को बाहर करेगा। इसीलिए सारे डिटर्जेंट सारे सोप में देखोगे वॉशिंग सोडा ऑलरेडी डाला हुआ है, Na2CO3। दूसरा मेथड हो गया कैलगन। भाई कैलगन, कैलगन ने क्या किया था? कैलगन मेथड क्या है? Na2Na4PO3 यूज किया। अब Ca2+ यूज करो तो Ca2+ क्या कर देगा? इसको बाहर करना स्टार्ट करेगा। क्या बन जाएगा? Na2 Ca2PO3 ऐसे, Na2CaPO3 ऐसे होगा ना। तो वो वहां पे क्या कर दिया उसने? सोडियम को हटा के खुद आ गया वो। तो कैल्शियम को ट्रैप करके ले आया ना वो। कैलगन क्या कर रहा है? कैल्शियम को ट्रैप करके ले आ रहा है। तो कैलगन का रिएजेंट क्या है? बस याद कर लेना, Na2Na4PO3 सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। उसके बाद क्या हो गया? परम्यूटेट। वो पूछता है परम्यूटेट क्या है, डायरेक्ट पूछ लेता है परम्यूटेट क्या है। तो वो सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, Al2O3 भी है उसमें, Na2Al2O3, और क्या हो गया? SiO2 है, सिलिका है, और H2O है। ये किसका है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो? ये सब कुछ जेड लिखो, ये जो भी इतना बड़ा फॉर्म कौन लिखेगा? Na2Z। यहाँ भी वही होगा, जो कैल्शियम होगा इसको पकड़ के ले आया वो, सोडियम बाहर हो जाएगा, उसका जगह कैल्शियम आ गया।
और 2Na+ बाहर आ गया, तो कैल्शियम को तो कैच करके ले आया ना ये परमिटेड, तो ये एग्जॉस्ट हो गया। तो पूछता है व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन द एग्जॉस्टेड परमिटेड। सोडियम नहीं रहेगा, सोडियम की जगह कैल्शियम आ गया। परमिटेड में क्या होता है, Na2Z है, ये Na2OL 2O3I जो भी है। ये सबको क्लियर हो गया, इतना तक क्लियर है। टाइट्रेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, ये सब जल्दी नहीं आएगा। हाँ ओके। परमिटेड प्रोसेस ये कर दिया भाई, कैटायन एनायन एक्सचेंज रेजिम। प्रीवियस पेज पे डाउट है, हाँ बोलो। हाँ सोम। हाँ, जो परमानेंट को रिमूव करेगा और टेम्पोररी को भी है किया। परमानेंट क्या करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम को ही लेके बाहर आ गया, तो बाइकार्बोनेट क्या कर लेगा, वो तो कुछ नहीं कर रहा था ना। सब रीजन कैल्शियम मैग्नीशियम है। ओके क्लियर। उसके बाद आयन एक्सचेंज रेजिन होता है। एक होता है एसिडिक रेजिन, मतलब आयन एक्सचेंज रेजिन, उसमें हो गया यहाँ पे एसिडिक रेजिन है। और एक है बेसिक रेजिन, ये सेम हाइड्रोजन चैप्टर में करोगे इस ब्लॉक में सब, तो यहाँ कम ही आता है क्वेश्चन। अब ये एक्सचेंज करेगा, इसमें क्या क्या था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, उसको ट्रैप करेगा, उसका जगह क्या भेज देगा, यहाँ से H+ भेज देगा बाहर। उसने एक्सचेंज कर लिया, तो ये क्या है, आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंज क्या करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम को ही ट्रैप कर लिया, बदले में H+ भेज दिया, तब तो एसिडिक हाइड्रोजन आ रहा है ना। अब यहाँ पे जाओगे तो बेसिक रेजिन है, बेसिक रेजिन क्या करेगा, वो एनायन को एक्सचेंजर, ये कैटायन एक्सचेंजर है, यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज हो गया। और यहाँ पे क्या है, एनायन एक्सचेंजर। अब एनायन एक्सचेंजर से पास करोगे तो एनायन को एक्सचेंज कर लेगा। एनायन कौन कौन से तुम्हारे पास, क्लोराइड, सल्फेट और ये, तो यहाँ पे जाओगे तो क्लोराइड, सल्फेट, ये सब ट्रैप हो गया, उसके जगह OH- बाहर आ गया। तो H+ और यहाँ से OH-, ये दोनों न्यूट्रलाइज होगा, क्या होगा, न्यूट्रल वाटर बन जाएगा, तो तुम्हें न्यूट्रल वाटर मिलने लगता है। इमेजिन करो दो चैम्बर है, पहले चैम्बर में जैसे ही गया सारे कैटायन ट्रैप्ड हो गए, उसके जगह H+ बाहर आ गया। अब वो एसिडिक वाटर दूसरे चैम्बर में गया तो सारे एनायन ट्रैप्ड हो गए, उसके जगह OH- बाहर आ गया। अब दोनों H+ OH- मिलकर न्यूट्रल हो गए। ओके, ये नेक्स्ट पेज पे तो फिर वही हो गया, कैल्विन प्रोसेस। एनायन एक्सचेंज रेजिन ये बताया अभी। फाइनल वाटर इस बेसिक ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। देन हाँ, अब कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर ये आएगा, कम आता है, बहुत अनइंपॉर्टेंट है, आज तक IIT में नहीं हुआ, बट इस टेस्ट में तो जरूर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सा सिंपल सा चीज है कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। इसको PPM में कैलकुलेट करते हैं। PPM क्या था, पार्ट्स पर मिलियन ना, पार्ट्स पर मिलियन। इसका यूनिट याद होगा तुम लोगों को, तो मिलीग्राम पर लीटर था ना। 1 लीटर में कितना मिलीग्राम होता है, यही PPM था ना। इट इज मास ऑफ CaCO3 इन मिलीग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर में कितना होगा, जैसे कि
अब तुम्हें एज्यूम क्या करना है, जो कुछ भी रहे, जैसे 1 मोल MgCO3 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, या मैग्नीशियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, राइट, या CaCl2 हो, या MgCl2 हो, या एक क्या था सल्फेट CaSO4 हो, MgSO4 हो, सबको 1 मोल क्या मान लोगे, CaCO3 ही मान लोगे। इसका जितना मोल होगा उतना ही मोल CaCO3 मान लो, फिर मिलीग्राम पर लीटर निकाल दो। देखो इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिर इक्विवेलेंट उतना करके करना था। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया गया, एक 2 मिलीग्राम MgCl2 है 10 लीटर सॉल्यूशन, 10 लीटर वाटर में, तो हार्डनेस क्या है, तो हार्डनेस क्या था, 1 लीटर में कितना CaCO3, तो मोल इक्वल करना है ना, 2 मिलीग्राम MgCl2, मतलब इसका मोल कितना हो गया, 2 बाई mg कितना होता है 24 प्लस 71 मोल हो गया, तो ये मिली मोल हो गया ना किसका, MgCl2 का। तो इतना ही तुम्हें किसका लेना है, मिली मोल MgCl2 था, है ना, 2/95 मिलीमोल तुम्हें CaCO3 ले लेना है, इक्वल कर देना है, इतना आ जाएगा। तो 2/95 तुम्हें मिलीग्राम चाहिए, मिली इंटू इसका मोल कितना था, मोलर मास 100 है ना, तो मोल में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीमोल से मिलीग्राम हो गया CaCO3, बट पर 10 लीटर है, तो पर लीटर कितना होगा, ये 200/95/10 ना, तो मिलीग्राम पर लीटर हुआ। हाँ, अब बताओ ये पॉइंट भी क्लियर हुआ क्या, मिलीग्राम पर लीटर कैसे करना है। तो क्वेश्चन देखो जो दिया हुआ, एक रिवर लिया, रिवर सैंपल में क्या लिया गया है, 50 लीटर किसका ले लिया, मतलब सबका मोल निकाल दो, उतना ही मोल CaCO3 मान लो, फिर मिलीग्राम पर लीटर लेना। ये 50 लीटर लिया था, तुम्हें पर लीटर बताना होगा, बाद में 50 से डिवाइड करना होगा। उसमें क्या है, 444 MgCl2 है ना, देखो उसी में नोट्स में देखो इतना क्यों लिखे हम लोग, 50 लीटर है, क्या क्या दिया हुआ, 444 मिलीग्राम MgCl2, mg क्यों लिखा है, मिलीग्राम है, मिलीग्राम CaCl2 190 मिलीग्राम, एम स्मॉल होता है, MgCl2 136 मिलीग्राम CaSO4 60 मिलीग्राम MgSO4, तो सबका क्या करोगे, मिली मोल निकाल दो, मोल निकाल दो, सबको ऐड कर दो, उतना ही मोल क्या लोगे, CaCO3 ले लोगे। हाँ, तो हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कितना हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट CaCO3 होता है, तो हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 बाय डिफॉल्ट हो गया। और दूसरा थोड़ा इनोवेटिव हो गया, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ MgSO4 बताओ सोच के, जैसे वेपर डेंसिटी बाय डिफॉल्ट विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन होता है, बट किसी और के रेस्पेक्ट में भी पूछ सकता है ना। हाँ, तो कितना हो गया फिर, वेट ऑफ CaCO3 बाय दिस, तो कितना ले लिया गया इसमें, वेट ऑफ CaCO3 750 लिया डायरेक्ट, ये कैसे, रुको चेंज करो उस आंसर को, इसका आंसर क्या होगा, लास्ट जो मैंने बताया वो हो जाएगा 444 MgCO मिलीग्राम CaCl2 डिवाइडेड बाई 111 है ना, प्लस 190 मिलीग्राम बाई मोलर मास इसका कितना है 95 आया था ना, प्लस इसका मोल कितना हो गया 136 डिवाइडेड बाई MgSO4 है ना, CaSO4 का 40 प्लस 96 136, अच्छा डेटा बैलेंस किया हुआ कुछ कैसा है ना, और दूसरा 60 बाई MgSO4 कितना हो गया 24 और ये 120 ना, हाँ, तो इतना मिलीमोल CaCO3 पर 50 लीटर है। तो ये इसका मास कितना आ जाएगा, ये हो गया 4 प्लस ये कितना हो गया 2 प्लस ये 1 प्लस ये 60 मिलीग्राम ही था ना, तो 60 बाई ये सही था ना, 120 हाफ, इतना मिलीमोल है इनटू 100, अच्छा करेक्ट ही है वो, कितना मिलीग्राम हो गया 750 मिलीग्राम CaCO3
पर 50 लीटर, तो पर लीटर कितना होगा, डिवाइडेड बाय 50 कर दो, तो 15 मिलीग्राम पर लीटर, यही आंसर होगा ना, वही 15 ppm हो गया। सबको क्लियर हो गया ये? हाँ अनुष्का बताओ। सर वो लास्ट में इंटू 100 क्यों किया, वो मुझे समझ में नहीं आया। मिलीग्राम के लिए मोल तो सबका इक्वल कर दिया, जितना जो था सब हाँ उसका मोल निकाल दो, उतना मोल CaCO3 का भी हो गया, हाँ ओके है ओके। ना? हाँ हाँ, एक बार मोल आ गया तो सबका मास आ गया। ओके, क्लियर हो गया सबको अभी? इसके लिए तुम्हें कोई भी बुक है ना, उसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये दोनों के सॉल्व एग्जांपल देख लेना, सब में बस नंबर इक्विवेलेंट इक्वल करेगा, ये तो थोड़ा अनकॉमन हो गया। एक है इसमें परसेंट लेवलिंग ऑफ ओलियम, यही लास्ट है इसका, है ना? परसेंट लेवलिंग ऑफ ओलियम, ओलियम क्या होता है ना, H2SO4 प्लस SO3, दैट इज H2H2O7। तो किसी भी सैंपल में H2SO4 और SO3 दोनों रहेगा। तो परसेंट लेवलिंग मतलब 110% ओलियम लेवल चिपका हुआ 110%, इसका मतलब 100 ग्राम H2SO, 100 ग्राम किसका, ओलियम सैंपल absorbs what, 10 gram water to form 110 gram of H2SO4। 105% ओलियम का मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, 100 ग्राम सैंपल absorbs 5 gram water to form 105 gram of H2SO4। ये परसेंट लेवलिंग कैसे निकालोगे, क्वेश्चन दिया गया कि 40% ओलियम सैंपल हो गया, इसमें 60% SO3 है एंड 40% H2SO4 है, तो परसेंट लेवलिंग कितना बताओगे? नहीं नहीं, वो फिर एब्जॉर्ब करेगा, SO3 ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा, H2SO4 तक खुद वही है और खुद H2SO4 बन गया। तो तुम्हें 100 ग्राम से कितना H2SO4 मिलेगा, तो 40 ग्राम, यदि 100 ग्राम सैंपल होगा तो 40 ग्राम H2SO4 इटसेल्फ है, और जो 60 ग्राम SO3 है वो वाटर एब्जॉर्ब करते जाएगा जब तक कि पूरा का पूरा उधर ना चला जाए। ये जब 60 ग्राम था, इससे कितना H2SO4 बना पाओगे, यही है ना? इसके लिए मोल कंसेप्ट यूज करते हैं, तो ये कितना होता है, इसका मोलर मास 80 ग्राम, 80 ग्राम से 98 ग्राम बन पाएगा, तो 40 ग्राम से 49 ग्राम, यही हो गया ना। तो टोटल मास ऑफ H2SO4 ऑब्टेन 60 ग्राम पहले से था और 49.49 ग्राम अभी आ गया, 109 ग्राम। हाँ 60 था, राइट, तो इसे चेंज कर दो, 40 रख देता हूँ ना, इतना क्यों मेहनत किया जाए, छोड़ो, चेंज कर देता हूँ। हाँ मैंने 40 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग कर दिया, 80 ग्राम से इतना आता है, तो 60 ग्राम से कितना आएगा, 113.5 ग्राम आएगा, सॉरी 13.5 ग्राम। तो MH2SO4 ऑब्टेन्ड विल बी 98, सॉरी 98 नहीं, पहले से कितना था, कुछ रॉन्ग हो जा रहा है डेटा, रुको, ये कितना हो जाएगा, 80 ग्राम में 98 ग्राम, 60 ग्राम से कितना आ रहा है, 73.5, हाँ ठीक है, ये आ रहा है 73.5 ग्राम। टोटल मास कितना हो गया, 60 प्लस 40 प्लस 73.5, 40 तो पहले से था, 73.5 और आ गया, एक्चुअली 113.5 आ गया ना, इसका परसेंट लेवलिंग विल बी 113.5%।
और 40% SO3 रहे तो ऐसे करो, या फिर दूसरा वे में केवल वाटर ही देख लो। इसके लिए इसका 18 ग्राम चाहिए था, तो 60 ग्राम के लिए 13.5 ग्राम। तो जो वाटर एडिशनल यूज हुआ 13.5 ही हुआ ना, और वही वाटर H2SO4 बन जाएगा। तो टोटल मास ऑफ द सैंपल कितना इंक्रीज हुआ, 100 था, और ये 13.5 और इंक्रीज हो गया। हाँ, तो कितना आ जाएगा फिर, 100 था और 13.5 इंक्रीज हो गया। हाँ, वाटर के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। 80 ग्राम के लिए 18 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो 60 ग्राम SO3 एक्चुअली कितना वाटर एब्जॉर्ब किया, 13.5। अब यही 13.5 100 ग्राम में वाटर, तो 13.5 ग्राम ही गया ना, और वो H2SO4 बन गया। तो टोटल H2SO4 कितना हो गया, 100 प्लस 13.5, 113.5। अब परसेंटेज मान लो 80% फ्री SO3, तो कितना लेवलिंग आएगा, 118%। हाँ ठीक है। SO3 प्लस H2O कितना आता, H2SO4। तो इसका सैंपल का मतलब हो गया कि 20 ग्राम H2SO4 था और 80 ग्राम क्या था, वाटर था। 80 ग्राम से कितना बनता है, 18 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब करेगा ना, तो 100 ग्राम प्लस 18 टोटल कितना आ गया, मतलब 118%। जो वाटर एब्जॉर्ब किया वो एक्चुअली H2SO4 बन गया ना। या H2SO4 के रेस्पेक्ट में क्या होगा कि 20 ग्राम H2SO4 तो पहले से था, और 80 ग्राम SO3 नाउ 98 ग्राम H2SO4 बन गया। तो परसेंट लेवलिंग कितना हो गया, 98 प्लस 20 पहले से था, 118%। हाँ, 20% फ्री SO3, गुड। 20%, क्यों, SO3 प्लस H2SO4 आ रहा था। इसका मतलब क्या था कि 100 ग्राम सैंपल से 104.5 ग्राम H2SO4 आएगा। एक्चुअली 18 ग्राम से कितना आता है, 80 ग्राम। तो जब तुम 4.5 ग्राम लोगे तो कितना आएगा, ये कितना रहा होगा, 1/4, मतलब 20 ग्राम ना। तो परसेंट ऑफ SO3 विल बी 20%। ये क्लियर हुआ सबको। कल कब से कब लेक्चर है तुम लोग का, ये बताओ मुझे। कल 7 तुम लोग करोगे तो कुछ तो डाउट